पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को देखा था। एक्चुअली अब उसी यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड हम लोग पढ़ेंगे। इनफैक्ट वेक्टर एडिशन का दो तरीका है। एक को आप कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के मदद से वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। अब ये दूसरा टेक्निक है वेक्टर को ऐड करने का, या जो यदि कई वेक्टर्स दिया हुआ है तो उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का। एक्चुअली इस मेथड को हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। यहाँ दो तरह की बातें होगी। जब जिन सारे वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, अगर वह सारा वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करता है, तब कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे। और ये भी संभव है कि वेक्टर्स डिफरेंट प्लेन में लाई करता हो, उसको हम लोग 3 डायमेंशनल केस कहते हैं, और ये 2 डायमेंशनल केस है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग को प्लानर वेक्टर के एडिशन को समझने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हम एक प्लेन कंसीडर करते हैं, एक्स वाई प्लेन, जो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना हुआ है। एक को आप कहते हैं एक्स एक्सिस, जो हमने यहाँ एक्स एक्स प्राइम से दिखाया है, और दूसरा है हमारा वाई एक्सिस। अब इस एक्स वाई प्लेन में सपोज कर लीजिए कि देयर आर n वेक्टर्स। n कोई नंबर है जो 2 या 2 से अधिक कुछ भी हो सकता है। मान लो कि जो पहला वेक्टर है एक्स वाई प्लेन का वह है a1, जो आप फिगर में देख रहे हैं। दूसरा वेक्टर है a2, तीसरा वेक्टर है a3, ओके। एंड इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो nth वेक्टर है वह है an। सपोज कर लेते हैं ऐसा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम इस सारे वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं। जब आप वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड करते हैं तो एक्चुअली उस सारे वेक्टर का रिजल्टेंट मिलता है। तो आप दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि आवर एम इज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज n आइडेंटिकल वेक्टर्स। ध्यान रहे कि सारा वेक्टर आइडेंटिकल होगा, क्योंकि एडिशन जो ऑपरेशन है वह केवल आइडेंटिकल वेक्टर के बीच ही हो सकता है। तो हमने सपोज कर लिया कि देयर आर n आइडेंटिकल वेक्टर्स a1, a2, a3 सो ऑन an, एंड सारा का सारा यह वेक्टर किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है। अब आपको इसका रिजल्टेंट जानना है। एक बात आप यहाँ ध्यान से सोचिए कि अगर ये सारा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वह भी निश्चित रूप से एक्स वाई प्लेन ही में होगा। बात समझ में आ रही है कि वेक्टर्स, अगर सारा वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में है तो इस सारे वेक्टर का जो वेक्टर सम होगा, जिसे आप रिजल्टेंट कहते हैं, वह भी कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन में ही होगा। और अगर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो आपको मालूम है कि उसका 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होगा। एक को आप एक्स कंपोनेंट कहते हैं तो दूसरे को वाई कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, वही सारी बात हमने यहाँ नोट भी कर दिया आपको, आपके सुविधा के लिए। हमने माना कि देयर आर n आइडेंटिकल वेक्टर्स a1, a2, a3 सो ऑन an, एंड दे आर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है। फिर हमने सपोज कर लिया कि ये जो कैपिटल A वेक्टर है वह इस सारे वेक्टर का सम है या इसका रिजल्टेंट है। तो अगर A रिजल्टेंट है या वेक्टर सम है इस n वेक्टर्स का, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an। ओके। और जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि अगर ये सारा वेक्टर a1, a2, a3, an एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट है यह a, यह भी निश्चित रूप से एक्स वाई प्लेन ही में होगा। और अगर यह एक्स वाई प्लेन में है तो ऐसी स्थिति में इसका 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पॉसिबल है। एक है एक्स कंपोनेंट जिसको ax लिखेंगे, दूसरा होगा y कंपोनेंट जिसको ay लिखेंगे। ठीक है। जैसे आप इस फिगर में देखिए, हमने एक्स वाई प्लेन में रिजल्टेंट वेक्टर a को दिखाया है, ओके। और उसका x कंपोनेंट है ax
और y कंपोनेंट है ay। आप देख रहे हैं फिगर में। और साथ ही साथ हमने माना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है यह x एक्सिस के पॉजिटिव सेंस से थीटा x एंगल बनाता है। एक्चुअली यह थीटा x रिजल्टेंट वेक्टर a के डायरेक्शन का माप होता है। अब जैसे अभी के इस फिगर में हमने दिखाया है कि वेक्टर a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये जरूरी नहीं है, ये तो प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। दिस रिजल्टेंट मे बी इन एनी क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, किसी में। अब चूंकि हम अभी एक जनरल रूल की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमने फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखा दिया। इससे ये कंफ्यूज नहीं करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके, तो अगर आपने मान लिया कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट ax है और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट ay, तो आप वेक्टर a को, रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिखेंगे? axi प्लस ayj। ओके, अब सोचो axi और ayj, अगर इस रिजल्टेंट का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, चूंकि ये दोनों वेक्टर axi और ayj 90 डिग्री के एंगल पर है, दोनों के बीच 90 का एंगल बनता है, इसलिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ax स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ay स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेना है। इस फॉर्मूला से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। और फिर जैसा हमने अभी आपसे कहा था कि अगर आपको इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन जानना है, तो या तो आप x एक्सिस से रिजल्टेंट के द्वारा जो एंगल बनता है थीटा x उसे निकाल दीजिए, या y एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा y ही निकाल दीजिए। कोई एक निकालना है, और एक निकल गया दूसरा मालूम हो जाएगा, 90 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मान लो कि हमने सपोज कर लिया कि x एक्सिस से हमारा यह रिजल्टेंट थीटा x एंगल बनाता है। तो आप फिगर के ज्योमेट्री को देखिए, ये जो प्रोजेक्शन है यह है आपका ay और यह प्रोजेक्शन है ax। तो आप फिगर के ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि tan थीटा x विल बी इक्वल टू ay बाई ax। और अगर tan थीटा x मालूम हो गया, इसका मतलब थीटा x मालूम हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 3 के यूज से आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जान सकते हैं और इक्वेशन 4 के यूज से उसका डायरेक्शन। ध्यान रहे, डायरेक्शन वाला ये जो इक्वेशन है tan थीटा x इक्वल टू ay बाई ax, इसमें मॉड ऑफ ay और मॉड ऑफ ax नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते। tan थीटा x इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ ay अब बाय मॉड ऑफ ax, ऐसा भूल से भी नहीं लिखना है, कंपोनेंट लिखना है। ये कंपोनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो उस समय कंपोनेंट के मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं। इसका मतलब अगर कंपोनेंट नेगेटिव भी है तो आप प्लस का ही स्क्वायर लेंगे। वैसे माइनस का भी स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, लेकिन दैट विल बी ए रॉन्ग प्रोसेस। आपको उसके मॉड का स्क्वायर लेना है, जबकि डायरेक्शन निकालने में कंपोनेंट लिखना है, उसका मॉडुलस नहीं लिखना है। तो अब आप देखिए, अगर आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो जानना क्या पड़ेगा? जानना पड़ेगा ax और ay। ax क्या है? रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, और ay है उसका y कंपोनेंट। इसका मतलब किसी भी प्रॉब्लम में हम अगर रिजल्टेंट जानना चाहते हैं तो पहले यह दोनों फॉर्मूला लिख लेंगे, इक्वेशन 3 और 4, और फिर ax ay को फाइंड आउट करेंगे सेपरेटली। अब ax और ay कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी टेक्निक को अब आपको सीखना है। तो आप ध्यान से देखिए कि यदि हम इसके कंपोनेंट को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इंडिविजुअल वेक्टर्स है उसके x और y कंपोनेंट के टर्म में वेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम लोग व्यक्त करेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि वेक्टर है a1, तो a1 वेक्टर xy प्लेन में है, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। तो ऐसी स्थिति में आप a1 को क्या लिख सकते हैं? a1xi प्लस a1yj। In the similar manner, you can write a2 as a2xi प्लस a2yj। a3 को लिखेंगे
a3xi प्लस a3yj, और इसी तरह से an को लिखेंगे anxi प्लस anyj। इसका मतलब a1, a2, a3, an सबको हम लोग उसके x और y कंपोनेंट के वेक्टर सम के रूप में लिख देंगे। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट a बराबर होता है किसके, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an के बराबर। और आपने देखा है कि रिजल्टेंट a को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज axi प्लस ayj। ओके, और फिर a1, a2, a3 सो ऑन an को जो आपने उसके कंपोनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस किया, उसको आप सिंपली यहाँ लिख दीजिए। ओके, सो a1 को क्या लिखेंगे, a1xi प्लस a1yj, a2 को लिखेंगे a2xi प्लस a2yj एंड सो ऑन, और an को लिखेंगे anxi प्लस anyj। अब देखिए RHS में इस सारे n वेक्टर्स का जो x कंपोनेंट्स है, अब उसको हम एक साथ एसोसिएट करके लिख सकते हैं और y कंपोनेंट को एक साथ। सो यू कैन राइट a1x प्लस a2x प्लस सो ऑन प्लस anx i, लिख सकते हैं कि नहीं, i को कॉमन ले लिया, और उसी तरह से y वाला में a1y प्लस a2y प्लस सो ऑन प्लस anyj। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई दो वेक्टर इक्वल है तो निश्चित रूप से फर्स्ट वेक्टर का जो x कंपोनेंट होगा वह सेकंड वेक्टर के x कंपोनेंट के इक्वल ही होना चाहिए, तभी वेक्टर इक्वल होता है। ओके, और उसी तरह से उसका जो y कंपोनेंट होगा पहले वेक्टर का, वह दूसरे वेक्टर के y कंपोनेंट के ही बराबर होना चाहिए, तभी वेक्टर इक्वल होगा सेपरेटली। तो LHS के वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, दैट इज कैपिटल AX। ओके, और RHS में जो वेक्टर है उसका x कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट मतलब i का मल्टीपल, वह है a1x प्लस a2x प्लस सो ऑन प्लस anx। इसलिए जब आप x और y कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे LHS और RHS में, तो ax बराबर होगा a1x प्लस a2x प्लस सो ऑन प्लस anx। ओके, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन का साइन दे करके आप इसको लिख सकते हैं कि समेशन i इक्वल टू 1 to n aix। ओके, देखो सिंपल सी बात है, एक वर्किंग रूल आ गया कि अगर आप रिजल्टेंट का x कंपोनेंट जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे, जो इंडिविजुअल वेक्टर्स है उस सारे वेक्टर के x कंपोनेंट को अलजेब्रिकली जोड़ेंगे। दिस इज अलजेब्रिक सम। ध्यान दो, अलजेब्रिक सम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि इस n कंपोनेंट जो यह है a1x से anx तक, इसमें कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई जीरो होगा, सब हो सकता है। आपको साइन के साथ जोड़ना है। जैसे मान लो कि a2x बाय द वे नेगेटिव है, तो हमको जब उसका वैल्यू लिखना होगा तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। इसलिए कहते हैं कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट बराबर होता है इंडिविजुअल वेक्टर के x कंपोनेंट के अलजेब्रिक सम के। बात सुन रही, अलजेब्रिकली इसको हम जब ऐड कर लेंगे इंडिविजुअल वेक्टर के x कंपोनेंट को, तो क्या मालूम हो जाएगा, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। और ठीक इसी तरह से आप y कंपोनेंट के संबंध में भी कह सकते हैं कि रिजल्टेंट का y कंपोनेंट बराबर होगा a1y प्लस a2y प्लस सो ऑन प्लस any। और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इसको भी लिखेंगे समेशन ओवर i aiy, वेयर i रन्स फ्रॉम 1 to n। बात सुन रही, यहाँ भी जो अलजेब्रिक सम ऑफ y कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स होगा वही रिजल्टेंट का y कंपोनेंट होगा। इस तरह से आपको करना क्या, तरीका क्या होगा कि जब भी किसी प्रॉब्लम में कई वेक्टर्स एक प्लेन में दिया होगा xy प्लेन में, तो हम सारे वेक्टर को उसके x और y कंपोनेंट में पहले रिजॉल्व कर लेंगे, बांट लेंगे, और फिर क्या करेंगे, तो दूसरा स्टेप होगा कि सारे इंडिविजुअल वेक्टर के x कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे, उससे हमको रिजल्टेंट का x कंपोनेंट मिलेगा। फिर सभी वेक्टर के y कंपोनेंट को अलजेब्रिकली एक साथ ऐड करेंगे, उससे हमें रिजल्टेंट का y कंपोनेंट मिलेगा। और एक बार जब रिजल्टेंट का x और y कंपोनेंट मालूम हो गया, दैट इज ax और ay आप जान गए,
तो आप देखिए वर्किंग रूल को कि इक्वेशन 3 में ax और ay का वैल्यू रख देंगे तो रिजल्टेंट का मॉडुलस निकल जाएगा, और इक्वेशन 4 में जब आप उसको पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। इस तरह से कोप्लानर वेक्टर का सम या उसका रिजल्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्किंग रूल आपने समझा होगा। केवल आपको वेक्टर का कंपोनेंट पता करने होना चाहिए। ओके, अब कैसे इस रूल को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमने 2 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो आपको सारा फैक्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने लिया है उस वह प्रॉब्लम कहता है द फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड by 3 sides of a regular hexagon as shown in the figure. Find the resultant force. मतलब क्वेश्चन कहता है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, समखटभुज है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब एक हेक्सागन जिसके सब 6 साइड का लंबाई बराबर ही है और उसके 3 साइड से इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स रिप्रेजेंटेड है। जैसे आप देखते हैं फिगर में कि OA साइड से F1 फोर्स रिप्रेजेंटेड है, तो AB साइड से F2 और BC साइड से F3। ये सभी फोर्स वेक्टर के रूप में अनइक्वल है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि F1 इज इक्वल टू F2 एंड दैट इज इक्वल टू F3, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये बराबर नहीं है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। लेकिन जो मॉडुलस है इस सभी फोर्स का वह इक्वल है। mod of F1 is equal to mod of F2 and that is equal to mod of F3, और ये सभी बराबर है 10 न्यूटन के। ऐसा क्वेश्चन कहता है। साथ ही साथ फिगर में ये भी दिखाया हुआ है कि यह रेगुलर हेक्सागन XY प्लेन में है। OA जो साइड है यह X के डायरेक्शन में है और OA पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यह जो OD होगा यह Y के डायरेक्शन में है। बात समझ आई? आपने सीखा था कि जो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, अगर इस 3 साइड से 3 वेक्टर एक ही सेंस में रिप्रेजेंटेड है, तो याद करो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन को कि इस तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वह OC लाइन से रिप्रेजेंटेड होगा और डायरेक्शन होगा फ्रॉम O टू C। मान लेते हैं कि वह रिजल्टेंट F के बराबर है। F कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, यही आपको जानना है। ओके, तो देखिए अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। इससे आपका यह जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का टेक्निक है वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये नहीं कि वेक्टर चैप्टर में, इसका एप्लीकेशन हर एक जगह फिजिक्स में पड़ेगा, लोअर फिजिक्स में, सब जगहों पर इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम उसी फिगर को यहाँ फिर रीड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, और यह साइड है OA जिससे फोर्स F1 रिप्रेजेंटेड है, और फिर इस रेगुलर हेक्सागन का दूसरा साइड है AB जिससे F2 रिप्रेजेंटेड है, और फिर तीसरा साइड है यह BC जिससे कि F3 रिप्रेजेंटेड है। और जैसा हमने कहा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वह इस OC लाइन से रिप्रेजेंटेड होगा जिसे हम F मान लेते हैं। यही F हमको जानना है। ओके, अब देखिए यहाँ जो F रिजल्टेंट है, इस F को जैसा हमने कहा था कि यह भी XY प्लेन में होगा और इसको लिखेंगे FXI प्लस FYJ, जहाँ FX और FY रिजल्टेंट का X और Y कंपोनेंट है। और जब मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे F का, तो आपने क्या सीखा है कि दिस विल बी मॉड ऑफ FX स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ FY स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन से आप मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंट जानेंगे। साथ ही साथ अगर मान लें कि यह थीटा x एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ,
तो आप यह भी सीखे हैं कि tan थीटा x किसके बराबर होगा, तो एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स के, एफ वाई बाय एफ एक्स। इक्वेशन 2 के यूज से आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इक्वेशन 3 के यूज से उसका डायरेक्शन। अब निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमको जानना पड़ेगा एफ एक्स और एफ वाई, और आप सीख चुके हैं रूल कि एफ एक्स क्या होता है। एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आप सीखे हैं कि दिस इज एक्चुअली द अलजेब्रिक सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। यहाँ 3 वेक्टर है तो हम लिख देंगे कि एफ एक्स जो बराबर होगा वह एक्चुअली किसके बराबर होगा, तो तीनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। अब f1x कितना है, f2x कितना है, f3x कितना है, यह फिगर के ज्योमेट्री को देखते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये f1 वेक्टर ऑलरेडी x ही के डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर है, मान लो यह f और यह x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो fx बराबर होता है f cos थीटा, और इसका y कंपोनेंट अगर लेंगे fy तो दैट विल बी f sin थीटा। ये आपको मालूम है नहीं। अब चूंकि f1 वेक्टर ऑलरेडी x के डायरेक्शन में है तो x डायरेक्शन से तो यह 0 एंगल बनाता है, इसलिए थीटा का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। सो f1 का x कंपोनेंट f1 cos 0 होगा कि नहीं, दैट विल बी f1 cos 0। तो f1x को क्या लिखेंगे, f1 cos 0 एंड प्लस f2x। अब ध्यान से फिगर को देखिए, चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है और आपको मालूम होगा कि रेगुलर हेक्सागन का हर एक जो इंटीरियर एंगल होता है वह 120 डिग्री का होता है, और अगर यह 120 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, दैट विल बी 60 डिग्री। इसका मतलब f2 वेक्टर x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो f2 का x कंपोनेंट क्या लिखोगे, f2 cos 60, क्या लिखेंगे, f2 cos 60 एंड दिस इज f2 cos 60। साथ ही साथ आप एक बात देखिए कि ये प्लस लिखा हमने क्यों लिखा, तुम यहाँ भी y एक्सिस मान सकते हो, तो इसका मतलब f2 वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका x और y दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। ओके, अभी हमको केवल x कंपोनेंट से मतलब है। अब चले आइए f3 पर। f3 को अगर रिजॉल्व करना होगा तो यहीं पर सोचो हम x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर ही मान लेंगे, ये हमारा x एक्सिस है। ध्यान से देखिए, अब इस केस में x एक्सिस से यह जो एंगल बना रहा है वह होगा 120 डिग्री, या नेगेटिव x एक्सिस की अगर बात करें तो उससे यह एंगल बनाता है 60 डिग्री f3 वेक्टर। ओके, तो कंपोनेंट निकालने का 2 तरीका है। अगर आप पॉजिटिव x एक्सिस से बनने वाला एंगल ही लेते हैं तो उस स्थिति में कंपोनेंट लिखेंगे f3 cos 120, तब क्वाड्रेंट पर ध्यान नहीं देंगे। ओके, लेकिन अगर आपने क्वाड्रेंट पर ध्यान दिया तो वैसी स्थिति में आपको देखना है कि यह वेक्टर हमारा किस क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब इसका x कंपोनेंट नेगेटिव होगा, और ऐसी स्थिति में आप ये छोटा वाला एंगल 60 लिख सकते हैं। इसलिए इसी कंपोनेंट को यह भी लिखा जा सकता है कि माइनस f3 cos 60, दोनों में से कोई लिख सकते हो। पॉजिटिव सेंस से बनने वाला एंगल लोगे तो साइन जो है वह अपने मन से नहीं लिखना है, क्वाड्रेंट नहीं देखना है, तब f3 cos 120 लिखेंगे। अगर ये छोटा वाला एंगल 60 वाला यूज करेंगे तो उस तब क्वाड्रेंट को देखेंगे कि ये वेक्टर हमारा जो f3 है वह एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में है और उसका x कंपोनेंट नेगेटिव होगा, और वह होगा माइनस f3 cos 60।
तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं। मान लो हमने माइनसे वाला लिखा -F3 cos 60, या क्या लिख सकते थे, इसके जगह पर आप लिख सकते थे +F3 cos 120। दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। अब ध्यान से देखो, F1 यहाँ मैग्नीट्यूड है पहले फोर्स का, जो क्वेश्चन कहता है 10 न्यूटन है, तो दिस इज 10 न्यूटन, cos 0 इज 1 एंड प्लस F2 फिर 10 ही न्यूटन है कि नहीं, एंड cos 60 दिस इज दिस इज 1/2, cos 60 इज 1/2, दिस इज 1/2, तो इसको लिख देंगे 1/2 एंड माइनस F3 अगेन इज 10 न्यूटन, तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड cos 60 दिस इज 1/2। ओके, अब देखो, अब ये 10 न्यूटन और इंटू 1/2 और 10 न्यूटन इंटू 1/2 ये तो कैंसिल हो गया, एक प्लस है दूसरा माइनस। इसका मतलब Fx का जो वैल्यू आया वह 10 न्यूटन ही आया, Fx मालूम हो गया। अब क्या फाइंड आउट करोगे, Fy का मीनिंग क्या होगा, तीनों फोर्स के y कंपोनेंट का सम, F1y प्लस F2y प्लस F3y। अब फिर फिगर को देखेंगे और ये तीनों कंपोनेंट कितना होगा इसको फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिए, पहले फोर्स F1 को देखिए, यह फोर्स x के डायरेक्शन में है। ओके, तो यह y एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, y एक्सिस से 90 का एंगल बनाएगा। तो अगर इस एंगल के टर्म में लिखेंगे y कंपोनेंट तो लिखेंगे F1 cos 90, लेकिन अगर x से बनने वाले एंगल के टर्म में निकालोगे तो साइन लिखना पड़ेगा। तो या तो आप x कंपोनेंट जो F1y है इसको दो तरह से आप लिख सकते हैं। अगर y से बनने वाला एंगल लिखेंगे तो हम लिखेंगे F1 cos 90, या इसी को लिखा जा सकता है F1 sin 0। तब x से बनने वाला एंगल लेंगे तो साइन लेंगे, और y से बनने वाला एंगल लेंगे तो cos लेंगे, और दोनों का वैल्यू आप देखिए 0 ही आएगा, क्योंकि cos 90 0 और sin 90 भी 0, इसलिए F1y का मान क्या हो गया, 0। ओके, अब ध्यान से देखो, अब हम लेना चाहते हैं F2 वेक्टर का y कंपोनेंट। F2 वेक्टर x के साथ 60 का एंगल बनाता है, और तुम कंपोनेंट y लिखना चाहते हो इसका, नहीं तो y कंपोनेंट लिखेंगे तो अगर एंगल लेंगे x से बनने वाला तो साइन लिखेंगे, तो दैट विल बी F2 sin 60, और फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y कंपोनेंट भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए इसको क्या लिखिएगा, F2 sin 60। ओके, अब चले आइए F3 वेक्टर पर। F3 वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और आप देख रहे हैं कि यह x एक्सिस के पॉजिटिव सेंस से 120 का एंगल बनाता है, या नेगेटिव सेंस से 60 का एंगल बनाता है। तुम किसी के टर्म में भी कंपोनेंट लिख सकते हो। 60 के टर्म में लिखेंगे तब भी लिखेंगे प्लस F3 sin 60। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो y कंपोनेंट इसका प्लस ही होगा, या 120 के टर्म में लिखो F3 sin 120, sin 120 और cos sin 60 दोनों एक्चुअली जब हम लोग इस x से बनने वाले एंगल के टर्म में लेंगे 120 वाला से, तब भी आपको वही लिखना है, प्लस ही लिखना है, क्योंकि आप पॉजिटिव सेंस से ले रहे हैं, और अगर आप नेगेटिव सेंस से लेते हैं तब भी, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से वह क्या है, क्वाड्रेंट के हिसाब से वह सेकंड क्वाड्रेंट में है जहां y कंपोनेंट पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं। तो मान लो कि हम इसको लिखते हैं प्लस F3 sin
60, ओके, या F3 साइन 120 भी लिख सकते हैं। अब देखो F2 फिर 10 न्यूटन है और साइन 60 हो गया √3/2, ओके, एंड प्लस F3 फिर 10 न्यूटन और साइन 60 हो गया √3/2, ओके। सो ये हो गया, कैंसिल करके 5 न्यूटन, इसको भी कैंसिल करेंगे 5 न्यूटन, तो 5√3 प्लस 5√3 दैट विल बी 2 इंटू 5√3 दैट इज 10√3 न्यूटन। तो Fy का वैल्यू निकल गया 10√3 न्यूटन। अब Fx Fy दोनों मालूम है। अब आप रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है F किस फॉर्मूला से निकालिएगा, तो Fx के मॉड का स्क्वायर प्लस Fy के मॉड का स्क्वायर रूट, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी 10 स्क्वायर प्लस 10√3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इतना न्यूटन, ओके। सो दिस विल बी इन फैक्ट 100 प्लस 100 इंटू 3 दैट इज 300 का स्क्वायर रूट, एंड दिस विल बी 400 एंड 400 मीन्स 20 का स्क्वायर रूट दैट विल बी 20 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, 20 न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन निकालेंगे tan थीटा x। आप सीख चुके हैं कि tan थीटा x Fy/Fx के बराबर होता है कि नहीं, Fy/Fx, एंड Fy आपने फाइंड आउट किया है कि दिस इज 10√3 न्यूटन, एंड जो Fx है वो है 10 न्यूटन, ओके, एंड सो दिस विल बी इक्वल टू √3, tan थीटा x इज √3, ओके, एंड tan थीटा x अगर √3 है तो बोलो कि जो थीटा x इसका मतलब कितना है, थीटा x दिस विल बी एक्चुअली 60 डिग्री, यस और नो। देखो tan थीटा x को आप अगर थीटा x 60 डिग्री आप चेक कर सकते हैं कि जो साइन 60/cos 60, और साइन 60 होता है √3/2, cos 60 1/2, 2 कैंसिल होगा √3, सो थीटा x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको रिजल्टेंट का मालूम हो गया। आपने देखा कि सिर्फ कंपोनेंट निकालने आपको आना चाहिए, और आप इस रूल को फॉलो कीजिए कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट इंडिविजुअल वेक्टर के x कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम होगा, फिर उसका y कंपोनेंट रिजल्टेंट इंडिविजुअल वेक्टर के y कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम होगा, ओके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझा होगा, और इसी तरह से आप अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 पॉइंट चार्जेज ईच इक्वल टू Q आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ A. फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्जेज। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि कूलम्स लॉ का आइडिया होगा। ये तो +2 लेवल ही नहीं, हाई स्कूल लेवल में भी पढ़ा जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक स्क्वायर है जिस स्क्वायर के प्रत्येक साइड का लेंथ A के बराबर है, ओके, और इस स्क्वायर के का जो 4 कॉर्नर, मान लो कि स्क्वायर है हमारा ABCD, ठीक है, और सभी कॉर्नर पर इक्वल पॉइंट चार्ज है, और वह चार्ज है Q, और ये चार्ज जो Q है इसको फिक्स करके रखा गया है। Q चार्ज फिक्स करके मतलब उसको क्लैंप करके रखा हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन कहता है कि किसी एक चार्ज पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, उसको फाइंड आउट करिए। अगर आप कूलम्ब्स लॉ जानते हैं इस क्वेश्चन और वेक्टर एडिशन का टेक्निक जानते हैं, इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब ये मान लो कि हमको इसी चार्ज जो पॉइंट सी पर है इस पर मान लो फोर्स जान किसी पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि सी पॉइंट पर सिचुएटेड पॉइंट चार्ज क्यू पर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानना चाहते हैं। तो क्यू चार्ज जो सी पॉइंट पर है इस पर फोर्स लगाएगा कौन? तो रिमेनिंग जो 3 पॉइंट चार्जेज है बाकी 3 कॉर्नर पर, वही इस पर फोर्स लगाएगा। तो देखो, मान लेते हैं कि डी पर जो क्यू चार्ज है वह इस पर फोर्स लगा। फिर देखिए, सभी चार्ज सेम साइन का है, तो आप जानते हैं कि सिमिलर साइन का चार्ज रिपेल करता है। तो डी पॉइंट पर जो क्यू चार्ज है वह इस सी पॉइंट पर के क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। मान लेते हैं इस फोर्स को हम एफ डी कहते हैं, डी पर इसलिए एफ डी कह दिया। फिर बी पॉइंट पर जो चार्ज है क्यू, वह भी इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब अवे फ्रॉम बी यह काम करेगा। मान लो इस फोर्स को हम एफ बी कहते हैं, ओके। और फिर ए पॉइंट पर जो चार्ज है, यह चार्ज क्यू भी इस क्यू को रिपेल करेगा। और मान लेते हैं इसके द्वारा जो फोर्स काम कर रहा है वह एफ सी है। इसका मतलब अगर तुम सी पॉइंट पर सिचुएटेड चार्ज क्यू पर रिजल्टेंट फोर्स जानना चाहते हो, इस पर 3 फोर्स काम कर रहा है। कौन कौन फोर्स? एफ बी, एफ सी और एफ डी। ये 3 फोर्सेस इस पर काम कर रहा है। और हमको पूछा गया है कि इस पर काम करने वाला ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। बात समझ आ रही है? इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो फिर मान लीजिए कि इसका रिजल्टेंट है एफ। तो अगर एफ रिजल्टेंट है तो एफ को आप क्या लिखेंगे? एफ बी प्लस एफ सी अब प्लस एफ डी, यही लिखेंगे कि नहीं? नो, एफ सी नहीं, इसको एफ ए कहना चाहिए, एफ ए। तो आप एफ सी के जगह पर एफ ए लिख दीजिए, ओके। फिर आप यह सपोज कर लीजिए कि ये जो ए बी साइड है यह एक्स के डायरेक्शन में है, तो ए डी साइड वाई के डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये सभी पॉइंट चार्जेज एक्स वाई प्लेन में है, और इसीलिए सी पर एग्जर्टेड ये सारा का सारा फोर्स एक्स वाई प्लेन में होगा। आप देख रहे हैं कि एफ डी फोर्स जो है वह एक्स के डायरेक्शन में है, एफ बी फोर्स वाई के डायरेक्शन में है, और एफ ए फोर्स एक्स वाई प्लेन में है। और चूँकि ये अलोंग द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, इसलिए मालूम है हमको कि यह एंगल 45 डिग्री होगा। नहीं, डायगोनल है स्क्वायर का, तो यह एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, ओके। इतना चीज़ हमको पता हो गया। अब फॉर्मूला सोचो कि अगर हम रिजल्टेंट फोर्स एफ का कंपोनेंट मान लेंगे एफ एक्स एफ वाई, तो फिर एफ का मॉडुलस क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एफ एक्स स्क्वायर अब प्लस एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर। मॉड हमने नहीं लिखा, मॉड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर मान लें कि एक्स एक्सिस से यह थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा एक्स, अगेन आप क्या लिखिएगा? एफ वाई बाय एफ एक्स लिखेंगे कि नहीं? एफ वाई बाय एफ एक्स। फिर देखो, सेम प्रॉब्लम है, तुमको एफ एक्स और एफ वाई जानना है और उसको पुट करना इक्वेशन 1 और 2 में, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि हम एफ एक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप रिजल्ट यह जाने हैं कि एफ एक्स बराबर क्या होगा। इंडिविजुअल फोर्सेस क्या सब है? एफ बी, तो एफ बी का एक्स कंपोनेंट ले लेंगे। फिर है एफ ए, तो एफ ए का एक्स कंपोनेंट ले लेंगे। और फिर है एफ सी, नहीं एफ डी, तो एफ डी का एक्स कंपोनेंट ले लेंगे। ये हमने लिख दिया, सिंबल लिख दिया। लेकिन अब फिगर को देखते हुए डिसाइड करना है कि ये कंपोनेंट्स होगा कितना। एफ बी एक्स, ध्यान से देखो, एफ बी फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस है।
अगर वेक्टर है y के डायरेक्शन में तो उसका x कंपोनेंट 0 होता है, क्योंकि वह वेक्टर x के साथ 90 का एंगल बनाएगा। कंपोनेंट होगा एफ बी कॉस 90 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। x कंपोनेंट निकाल रहे हैं, बात समझ आ रही है? तो एफ बी कॉस 90 दैट विल बी 0, तो हम डायरेक्ट ही 0 लिख दिए यहाँ पर। ओके, अब देखना है फिर फिगर को एफ ए एक्स। ध्यान से देखो, एफ ए जो हमारा है, यह एफ ए एक्स एक्सिस से 45 का एंगल बनाता है। तो एफ ए का यह कंपोनेंट हम लिखेंगे एफ ए कॉस 45, दिस विल बी एफ ए कॉस 45 एंड अगेन एफ डी एक्स। ध्यान से देखिए, एफ डी ऑलरेडी एक्स के दिशा में है, तो वेक्टर जिस दिशा में है उसी दिशा में कंपोनेंट निकालोगे तो क्या लिखोगे? एफ डी कॉस 0 इज 1, सो दिस विल बी सिंपली एफ डी। ये सब याद रखना चाहिए कि वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो निकालने का जरूरत नहीं है, वही रह जाएगा वह। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया cos 45 इज 1/√2, सो दिस इज एफ ए बाय √2। ठीक है, एंड प्लस एफ डी। अब एफ ए और एफ डी कितना होगा इसे हम निकालेंगे कूलम्स लॉ से। नौ कूलम्स लॉ क्या कहता है बताओ? अगर एफ ए का वैल्यू जानना है तो लिखेंगे कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ दोनों चार्ज Q ही है तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग चार्जेज, इस दोनों चार्ज के बीच का दूरी। ध्यान से देखो, स्क्वायर है, इसका यह साइड A है तो यह साइड भी A है, अपना हर एक साइड A के बराबर है। तो इसके डायगोनल का लेंथ क्या होता है? √2a, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। तो जहाँ डिस्टेंस R स्क्वायर फॉर्मूला में लिखते हैं वहाँ √2a का स्क्वायर लिखना होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 2a स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद सो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2a स्क्वायर। ओके, सो दिस इज सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। ओके, अब निकालो एफ डी, कूलम्स लॉ से ही निकालना है। व्हाट विल बी एफ डी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, एफ डी कौन फोर्स है? एफ डी डी पर सिचुएटेड क्यू चार्ज के द्वारा सी पर सिचुएटेड क्यू चार्ज पर लगाया गया फोर्स है, और इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस ए के बराबर है। तो डिस्टेंस यहाँ आर जो है वह ए हो गया। ओके, सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q divided by a square. So this will be 1/4 pi epsilon naught Q square by a square. ओके, अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना है, इससे fx मिलेगा। सो व्हाट विल बी fx? fa बाय √2, fa इज दिस मच, इसको √2 से भाग देंगे। और साथ ही साथ देखिए एफ ए और एफ डी के एक्सप्रेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चल रहने दो, अलग अलग ही लिखते हैं, इंटू Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, उसमें √2 से गुना करना है तो 2√2a स्क्वायर। ओके, एंड प्लस एफ डी, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। व्हाट विल बी एफ एक्स? ध्यान से देखो, Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर, यह एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म में बच गया 1/2√2 और सेकेंड में बच गया 1। ओके, so this will be Q square divided by
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये आपने fx का वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब इसी तरह से क्या फाइंड आउट करेंगे बताओ? अब निकालेंगे fy फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं कि fy फिर तीनों फोर्स के x y कंपोनेंट का सम होगा, अलजेब्रिक सम। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी fb y प्लस fa y प्लस fdy। अब फिर आपको फिगर को देखना है और इस तीनों कंपोनेंट का वैल्यू बताना है। ध्यान से देखो, fb फोर्स y के डायरेक्शन में है और हम इसका y कंपोनेंट ही जानना चाहते हैं, तो ये तो fb ही रहेगा नहीं। और fa फोर्स y एक्सिस अथवा x एक्सिस से 45 का एंगल बनाता है, तो इसका कंपोनेंट आप लिखिएगा fa cos 45 या fa sin 45, कुछ भी लिख सकते हैं। और fd x के डायरेक्शन में है और कंपोनेंट पूछ रहे हैं y, तो 0 हो जाएगा। तो fd का y कंपोनेंट 0। तो अब हम फिगर फिर उलट के नहीं दिखाएंगे आपको, हम डायरेक्ट यहाँ अब लिख दे सकते हैं कि fby दिस विल बी सिंपली इक्वल टू fb, और fa दिस विल बी fa cos 45 या sin 45 भी लिख सकते हैं। और fd इनफैक्ट x डायरेक्शन में है, इसीलिए इसका y कंपोनेंट 0 है। और fb का मान आप जान चुके हैं कि यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय a स्क्वायर होगा, कूलम्स लॉ से। और fa का वैल्यू फिर लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर होगा कि नहीं। एंड cos 45 दिस इज 1/√2। तो क्या देख रहे हो कि fx उतना ही है जितना fy उतना ही है जितना fx है, इसीलिए आप इसको भी अगर लिखना चाहते हैं तो q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। और यहाँ क्या था 1 प्लस 2√2 बाय 2√2। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ fy। सो fx fy इस केस में सेम ही है, एंड देयरफॉर अब जब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे तो दिस विल बी fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर का रूट। लेकिन fx और fy तो बराबर ही है, तो इसको आप 2fx स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं, जो बराबर हो जाएगा √2fx, नहीं √2fx। और √2fx है तो इसी सोचिए कि √2 से आप fx अथवा fy किसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ वाला √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस विल बी q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2। वो √2 कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड tan थीटा x निकालेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट है वह x एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा, तो दैट विल बी fy बाय fx। लेकिन fy और fx सेम है, सो दिस विल बी 1 एंड देयरफॉर थीटा x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या देख रहे हैं आप कि जो रिजल्टेंट है वह एक्चुअली इसी डायगोनल पर होगा, FA के डायरेक्शन में ही होगा। F हमारा FA के डायरेक्शन में ही है। तो इस तरह से आपने इस दोनों एग्जाम्पल के जरिए कैसे हम वेक्टर को एक प्लेन में अगर वेक्टर लाई करता है तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बात को आपने सीखा। हम उम्मीद करते हैं कि सब बात क्लियर हो गया होगा।
अब आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप कर सकते हैं। अब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर वेक्टर हमारा 3D स्पेस में है तो उसका 3 कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तब कैसे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, इसी को एक्चुअली एक्सटेंड करके वह थियरी आता है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।